हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने पोषण यानी कि पाचन पढ़ा, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन पढ़ा और पाचन के अंतर्गत हमने देखा कि हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उनका पाचन होता है और पाचन के बाद वो पूरे शरीर तक पहुंचाए जाते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऐसे ही श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन चलता रहता है। अभी देखिए, मैंने एक शब्द यूज़ किया, परिवहन। तो आखिर ये परिवहन है क्या? परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। जैसे कि फैक्ट्रीज़ में कोई माल बनता है तो उस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो अगर हम परिवहन की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि शरीर के एक भाग के द्वारा कोई भी पदार्थ अवशोषित करके या फिर संश्लेषित करके शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाना ही परिवहन है। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही है कि एक स्थान से वस्तुओं को दूसरे स्थान तक लेकर जाना। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ही है परिवहन। तो आज हम परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इसे हम सर्कुलेशन भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में निरंतर विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से पदार्थ संश्लेषित होते रहते हैं और उन पदार्थों को उनके क्रियात्मक केंद्र तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। वैसे भी जीव को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, ऑक्सीजन, जल आदि जैसे पदार्थों की आवश्यकता होती है और जिसकी आपूर्ति शरीर की विभिन्न सेल्स में होती रहती है और इसकी आपूर्ति के लिए सभी बड़े जीवों में पाया जाता है परिवहन तंत्र। तो अब बारी है पढ़ने की मानव परिवहन तंत्र यानी कि मनुष्य में परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो स्टूडेंट, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो अब हम एक नज़र डालते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। तो अपनी स्टडी की सुविधा के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है हार्ट यानी कि हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे परिसंचरण हेतु माध्यम, यानी कि इन सब का परिसंचरण किन किन माध्यम में हो रहा है। तो इन हार्ट को और परिसंचरण हेतु माध्यम को हम अगली वीडियोस में लेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिनियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं 3 प्रकार की। पहली धमनी, दूसरी हो गई शिराएँ और तीसरी हो गई केशिकाएँ यानी कैपिलरीज। तो केशिकाओं के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हम धमनी और शिराओं को लेंगे। धमनी और शिराएँ। तो स्टूडेंट्स, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी पल्स लेता है। तो आपने ध्यान दिया होगा वो क्या करता है, हमारी कलाई को अपने हाथ में होल्ड करता है। तो उस समय वो क्या कर रहा था, हमारी पल्स ले रहा होता है। तो ये जो पल्स आ रही होती है वो आती है रेडियल आर्टरी से, यानी कि जो रेडियस धमनी होती है, जो रेडियल बोन को ब्लड सप्लाई करती है, उससे ली आती है। और शिराएँ आप अपने हाथ में देख सकते हैं। अपनी हथेलियों को उल्टा कीजिए, देखिए आपकी हथेलियों पे ये कुछ खून की नलियां हैं जिनमें कुछ हरा सा नीला सा रुधिर बह रहा है, यही आपकी शिराएँ हैं। तो ये तो हो गई शिराओं और धमनी की पोजीशन, यानी कि क्या हो गया कि जो धमनी होती हैं, धमनियाँ पाई जाती हैं त्वचा में गहराई में और शिराएँ होती हैं त्वचा की ऊपरी सतह पर। अब हम देखते हैं कि आखिर धमनी और शिराएँ करती क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं और इनके क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं धमनी पर। तो धमनी का काम क्या है? ये स्टूडेंट्स क्या करती है, ये हो गया हमारा हार्ट। तो धमनियाँ क्या करती हैं, हार्ट से रक्त को बॉडी तक लेके आती हैं। कहाँ लेकर जाती हैं? बॉडी तक लेके आती हैं। तो यानी क्या करेंगी, ये रुधिर को क्या करेंगी, हृदय से अंगों की ओर लेकर आएंगी। क्या करेंगी, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर लेकर आएंगी। और ये जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ क्या करती हैं स्टूडेंट्स, शिराएँ बॉडी से रुधिर को लेकर जाती हैं हार्ट की ओर। ये हो गई आपकी शिरा और ये थी आपकी धमनी। तो मेजर डिफरेंस आपको पता चल गया। धमनी क्या करती हैं, धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर लेकर आती हैं और शिराएँ समस्त अंगों से अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं हृदय की ओर। अब आते हैं ये होती कैसी हैं। तो ये जो धमनियाँ होती हैं, इनकी दीवारें स्टूडेंट्स होती हैं मोटी और कम लचीली होती हैं, जबकि ये जो शिराएँ होती हैं, इनकी दीवारें अपेक्षाकृत
पतली और अधिक लचीली होती हैं। फिर अगला डिफरेंस है, ये जो आर्टरीज यानी कि धमनियाँ होती हैं, इनकी गुहा सकरी होती है, यानी कि इसके अंदर का जो स्पेस होता है वो कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इसकी दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं, जबकि ये जो शिराएँ होती हैं, शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें पतली होती हैं। फिर जो धमनियाँ होती हैं, जब ये खाली होती हैं तब भी ये पिचकती या चिपकती नहीं है, जबकि ये जो शिराएँ होती हैं, शिराएँ अगर खाली हों, उनमें रक्त ना हो तो ये चिपक जाती हैं। ये जो धमनियाँ होती हैं, मैंने अभी आपको बताया कि क्या करती हैं, हृदय से रुधिर को अंगों तक लेके आती हैं। तो हृदय की धड़कन के कारण इसमें जो रुधिर बहता है, किसमें, धमनियों में, वो रुक रुक कर और अधिक दबाव के साथ बहता है। जबकि ये जो शिराएँ होती हैं, इनमें रुधिर धीमी गति से लगातार एक ही लय से बढ़ता रहता है। धमनियों में क्योंकि रुधिर रुक रुक कर झटके के साथ बहता है, इसलिए इसके बैकफ्लो के चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि ये जो शिराएँ होती हैं, शिराओं में रुधिर एक लय के साथ धीमी गति से बहता रहता है, इसलिए बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें पाए जाते हैं कपाट। जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों का रंग चटक लाल या गुलाबी सा होता है, जबकि शिराओं का रंग नीला बैंगनी सा होता है। धमनियाँ शुद्ध रुधिर लेके आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से अंगों की ओर रुधिर लेके आती हैं, तो धमनियों में बहता है शुद्ध रुधिर। लेकिन पल्मोनरी धमनी जो कि फेफड़ों को लेकर जाती है, उसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष धमनियों में शुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर, शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ अंगों से हृदय की ओर रुधिर लेके आती हैं, तो ये अशुद्ध रुधिर आता है। तो शिराओं में नॉर्मली तो बहता है अशुद्ध रुधिर, लेकिन पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, पल्मोनरी शिरा क्या करती है, ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में लेके आती है, इसलिए इसमें शुद्ध रुधिर होता है। और बाकी सारी की सारी शिराओं में अशुद्ध यानी कि ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है।